नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम रिज़ल्ट्स का प्रीव्यू देखेंगे। रिज़ल्ट्स आने वाले हैं सोना बीएमडब्ल्यू यानी सोना कॉमस्टार के, ड्रीम फोक सर्विसेज़ के और जुबलिएंट फुटवर्क्स के। आज है 25 अक्टूबर, सुबह के 6 बज रहे हैं। देखते हैं इन रिज़ल्ट्स का प्रीव्यू करके देखते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू अगर हम इसके सीधा स्टॉक इसके चार्ट में चले अगेन अगर आपके पास ज़रूरत नहीं है, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। मंडे को आया था हैवी डाउनफॉल, मिड कैप्स ने ज़बरदस्त मार झेली थी। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखो तो सोना बीएलडब्ल्यू का जो लोअर लो बनाने का जो सिलसिला था, वो पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सोना कॉमस्टार यूएस को भी पार्ट सप्लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका से इनका 43% रेवेन्यू आता है। यूरोप से भी आता है मेजर चंक, यूएस से भी आता है। दोनों जगह इन्फ्लेशन की भारी मार है। ये जो इंटरनल कंबशन इंजिन्स हैं उनके भी पार्ट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेनली फोकस है इनका इलेक्ट्रिक ईवी कंपोनेंट्स पे। यहाँ इशू ये है कि यूएस में ना अगर आप गूगल करोगे ऑटो वर्कर्स का स्ट्राइक, तो यूएस में एक बहुत ही बड़ी ऑटो वर्कर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है। आइए हम भी गूगल कर लेते हैं। जैसे हमने गूगल किया, अब इसका तो विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन वीक्स जनरल मोटर्स को हैम्पर हो रहे हैं। अगर आप इनका विकिपीडिया पेज ही खोलो समरी देखने के लिए, तो सितंबर 15 से शुरू हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें मिलेगा। और आप देख रहे हो कि कहाँ-कहाँ है ये, मिशिगन में है, वेन में, और अ, ओहायो में है, और इसके अलावा मिज़ोरी में भी है। और कितने वर्कर्स हैं? ऑलमोस्ट 45,800 46,000 स्ट्राइकर्स जो हैं वो एज़ ऑफ अक्टूबर 24 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके। और अगर आप सोना कॉपस्टार की वेबसाइट पे जाओ, तो इनके इनके प्लांट हैं मिशिगन में और इनके वेयरहाउस हैं, यहाँ पे ये इनका एक्सपोज़र है। तो ये एक एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बात है कि यहाँ पे इनको थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी आप अगर आप देखो, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इनके बहुत सारे स्टोर्स और ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पे इनको दिक्कत आ सकती है। इनके क्लाइंट कस्टमर टेल्स भी हैं वहाँ पे। इन दोनों नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, दोनों में इन्फ्लेशन की बहुत मार पड़ रही है। और इन्फ्लेशन के अगर आप टेस्ला की अर्निंग्स देखो, जो उनकी अर्निंग आई थी, सबसे बड़े ईवी मेकर्स हैं ये, इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो 17 से घट के 7.6 पे आ गई थी। और जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने बोला था कि ग्लोबल इकोनॉमी कंसर्न्स हैं, वो अपनी कार का प्राइस कम कर रहे हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए, लोग उनको बाय कर पाएँ। ईवीज़ थोड़ी महँगी भी आती हैं जनरली, तो अपना मार्जिन कम करें ताकि लोग परचेज़ कर पाएँ, लोगों के पास पावर हो परचेज़ करने की। यहाँ इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनको, अगर जब इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, महँगाई, इन्फ्लेशन इतनी हाई है, तो आप जो कार्स का परचेज़ है या नई कार का परचेज़ है, आप डिले कर देते हो थोड़ा-सा, अनटिल अनलेस कि वो एकदम नेसेसरी होता है। तो ये इनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इलॉन मस्क साहब ने भी बोला है। तो यहाँ पर एक सोना बीएलडब्ल्यू के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यही बात कुछ इन्होंने भी दिखाने की कोशिश की, स्टॉक मार्केट का प्राइस भी इसने पहले ही अगर आप देखो, तो इसने लोअर लो बनाने शुरू कर दिए थे पहले ही, मंडे का आप हटा दो तो भी। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जो फॉल आया था मंडे को, उसने 200 डेमा बहुत ही कन्विंसिंगली तोड़ दिया है, वॉल्यूम भी उसमें अच्छे खासे थे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव बात है। अब दिक्कत ये है कि इसका जो अगर आप इसे पिवट पे बना के भी लगाओगे ना, तो ये S1, S2, S3 सब तोड़ के नीचे पहुँच चुका है, इसका सपोर्ट है नहीं। जहाँ ये क्लोज़ हुआ है लिटरली वही इसका सपोर्ट है। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ट्रेंड लाइन या हॉरिज़ॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा। तो आप देखोगे कि यही इसका एक सपोर्ट है, जहाँ पर है। तो हो सकता है आज थोड़ा-सा बाउंस भी देखने को मिले, बट मार्केट कंडीशंस अभी भी वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। हल्का-सा क्रूड और यूएस बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई है, बहुत ही माइनर सी। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ से थोड़ा इसको उछाल के फिर पटका जाएगा और ये और नीचे आ जाएगा। तो अगर आप सब इसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो ये उतना ही ऊपर जाएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन में इतना नहीं आया, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इनके सेल्स पे भी इफ़ेक्ट आएगा करंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देख के। अगर हम चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली पर, तो वीकली पर भी हमको दिख रहा है कि यही इसका एक लास्ट सपोर्ट है, और इसके बाद काफ़ी नीचे आने के चांसेस हैं। वीकली बेसिस पे भी आप देखोगे तो 100 वीकली एक्सपोनेंशियल और 50 वीकली एक्सपोनेंशियल के नीचे है, तो चार्ट की पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी-सी वीक है। अगर आज बाउंस होता है तो ठीक, सब रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। बट रिज़ल्ट से पहले की जो प्री पोजीशनिंग होती है, उसके हिसाब से इसकी कंडीशन ठीक नहीं है।
रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने की उम्मीद है। होता क्या है देखो कि हमारे 4-5 शेयर खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो बड़े प्लेयर्स के खरीदने से पड़ता है और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं और उनको अंदाज़ा लग जाता है कि जब वो लाखों करोड़ों शेयर एक साथ बेचेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दिक्कत लग रही है। तो उनको पोज़ीशन अब अगर आप सोनम बीएलडब्ल्यू के इसमें स्किनर्स पे भी आते हो और आप इन्वेस्टर्स में देखोगे ना, तो प्रमोटर तो यहाँ जो थे उनके कम हो गए क्योंकि ब्लैकस्टोन जो था वो एग्ज़िट कर गया। अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं हम, तो सोनो ऑटोकॉम जो था वो उसने भी अपनी पोज़ीशन थोड़ी-सी कम की है, ठीक है? और अगर आप देखो इनका ये सिंगापुर ये जो था ये ब्लैकस्टोन था ये पूरी तरीके से एग्ज़िट कर चुका है। तो यहाँ पर लेकिन एफआईआईज़ की पोज़ीशन देखो आप, एफआईआईज़ ने अपनी पोज़ीशन अभी भी मेंटेन की हुई है और अच्छी मेंटेन की हुई है। ये एक पॉज़िटिव चीज़ है और डीआईएस देखो, तो उन्होंने भी अपनी पोज़ीशन थोड़ी-सी ट्रिम की है, 31 तक आ गए थे, वो 27 पर आ गए, तो थोड़ी-सी ट्रिम की है। पब्लिक ने भी थोड़ी-सी ट्रिम की है। तो ये थोड़ा-सा एनकरेजिंग पार्ट है क्योंकि देखिए है तो ईवी के नंबर 1 प्लेयर ही, लेकिन कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा वो उस पे देखा जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे रिज़ल्ट पे, वो है ड्रीमफ़ोक्स। ड्रीमफ़ोक्स का रिज़ल्ट भी आने वाला है, ये मेरे पास पहले से ही है, सोना कॉमस्टार की तरह ही। अगेन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर गलती से भी आप बाय सेल कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आपको एनालिसिस के ऊपर अपना फ़िल्ट्रेशन लगा के डबल एनालिसिस करनी है, फिर कोई डिसीज़न लेना है। किसी के भी कहने पे कुछ बाय सेल नहीं करना है क्योंकि फ़ायदा होगा तो आपका और घाटा होगा तो भी आपका। आप ना मुझसे पैसे माँगने होगे ना लेने आओगे। आ भी गए तो मैं कौन-सा देने वाला हूँ। तो पॉइंट अब ड्रीमफ़ोक्स पे आते हैं। ड्रीमफ़ोक्स को का हमने जो ये मेजर गैप देखा, ये 30% एक ही महीने में क्रैश कर गया था और ये इनका कहना था कि ये इन्होंने वन टाइम पेमेंट दी है एक बड़ी-सी एयरपोर्ट सर्विसेज़ को जो इनको चुकानी पड़ी है, इसीलिए इनका जो रिज़ल्ट था पिछले क्वार्टर का वो खराब आया था। इससे पहले इनका रिज़ल्ट ऊपर ही ऊपर जा रहा था, तो बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद अब इसमें डाउनफ़ॉल आ गया है। अब क्या होगा? अब इसका रिज़ल्ट आने वाला है और अगर आप देखोगे मंडे को जब मार्केट में तबाही मची हुई थी हर तरफ, तो भी तो इसका स्टॉक जो था ड्रीमफ़ोर्स का वो 1.5% ऊपर था। काफ़ी आश्चर्यजनक वाली बात है लेकिन है। इसमें मेरे हिसाब से इसका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए क्योंकि इस समय टूरिज़्म ट्रैवलिंग जो है वो अपने चरम पर है, वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है। उससे पहले भी ट्रैवल चल रहे थे और रिवेंज टूरिज़्म जो है वो अपने अलग पीक पर है। ऊपर से ये इंस्टाग्राम और रील के बनाने वाले जो जितने भी हैं ये अलग टूरिंग ट्रैवलिंग के दीवाने बने हुए हैं, तो अलग-अलग जगह घूमे जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर अब मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ-कुछ ना अ, हेड एंड शोल्डर टाइप का बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर आप देखो इसको इसको आप लेफ्ट शोल्डर मान लो, इसको आप हेड मान लो और इसको आप यहाँ पे राइट शोल्डर मान लो। तो कुछ-कुछ ये आपको हेड एंड शोल्डर्स की तरह दिख रहा है। आइए इसको एक्चुअली ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया तो कुछ-कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की तरह भी दिख रहा है ये और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमको पता है कि जो टारगेट होता है वो नेकलाइन से जो उसकी डेप्थ होती है उसको हमने क्लोन करेंगे सॉरी क्लोन किया और इसको यहाँ पे चिपका दिया। तो ऑलमोस्ट 600 के आस-पास 575 के आस-पास टारगेट आ रहा है। बट हमको पता है कि जो मूवमेंट होते हैं ड्रीमफॉक्स में बहुत शार्प होते हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो ऊपर जाएगा। तो वेट करेंगे रिज़ल्ट का मेरे हिसाब से इसका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए क्योंकि कुछ भी ऐसा पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट में भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था जो जो सिर्फ़ वन टाइम पेमेंट की वज़ह से इनको इफ़ेक्ट आया था और इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। तो एक अच्छी बात है और 200 EMA के ऊपर भी है ये। 50 और 100 को भी इसको यहाँ पे इसको उसको थोड़ा-सा इश्यू मिलेगा फेस करने के लिए अगर हम यहाँ पिवट पे बना के भी लगा लें अपना। तो पिवट के ऊपर है देखिए और R1 जो है वो आ रहा है इसका ऑलमोस्ट 523 पर, R2 आ रहा है 544 और R3 जो है वही एक्चुअली में हमारा टारगेट भी है, शॉर्ट टर्म के बेसिस पर। मैं तो इसको होल्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है, 2030 तक देखूँगा मैं इसको और बीच-बीच में ऑब्ज़र्व करता रहूँगा। अब तीसरी कंपनी पे आ जाते हैं, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स का रिज़ल्ट भी आने वाला है और इन्फ्लेशन का इनको बहुत मार झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से इनका स्टॉक पिटा जा रहा है, 500 के आस-पास ही बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। अ, रिज़ल्ट जो इसका चार्ट है काफ़ी न्यूट्रल है, ना पॉज़िटिव है ना नेगेटिव है। मंडे की पिटाई में इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा नहीं था। लेकिन प इश्यू ये है कि इसमें जितने भी इन्फ्लेशन के चाहे सब्जियाँ हों, चाहे आटा हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे फ्रीज़िंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईज़ ऑफ हुआ हो। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो ईज़ ऑफ हुआ है, ऊपर से एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करे जा रहे हैं इस महँगाई में भी।
मेरे हिसाब से इनको थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए था, बट एग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ही लंबे टाइम तक इनका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये गोल्डन क्रॉसओवर बना चुका है यहाँ पर और 50 और 100, 200 तीनों के ही ऊपर है। लेकिन अभी इस चार्ट को अगर हम वीकली लगा लेते हैं, तो वीकली देखोगे तो ये बहुत टाइम से यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी ऐसा शार्प मूवमेंट या एक तरफ़ा मूवमेंट नहीं है, पूरा कंसोलिडेशन में बना हुआ है। अब कुछ कह रहे हैं कि कुछ को लगा कि यहाँ पे बन सकता है कि अ, एक लॉन्ग टर्म पे बन जाएगा राउंडिंग बॉटम, जो कि फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से ये अगेन इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि अ, कोई भी ऐसा पार्ट हो जो इसको ईज़ ऑफ कर रहा हो या कोई इनकी सेल ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। ऊपर से जो केएफसी और डोमिनोज़ वाले जो देवयानी और सैफायर हैं वो भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, वो भी सुपर एग्रेसिव हैं। तो अब देखना पड़ेगा इनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। फ़िलहाल इसके रिज़ल्ट में कोई भी ऐसा पॉज़िटिव नहीं है। हाँ, इसका चार्ट जो है फिर भी बेटर प्लेस्ड है। 100 टू 150 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज से तीनों ऊपर बैठे हुए हैं। अगर हम पिवट भी लगा लेते हैं यहाँ पर एक बार के लिए देख लेते हैं कि टारगेट क्या है। तो पिवट के भी अभी नीचे है, अभी एस 1 के पिवट और एस 1 के नीचे है। पिवट पे 600 के आस-पास जब क्रॉस कर जाएगा 590 के आस-पास, उसे क्रॉस करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, चार्ट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इसका भी रिज़ल्ट देखेंगे इन तीनों का और एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर रिज़ल्ट की भी एनालिसिस कर लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो चाहे सोना बीएलडब्ल्यू हो, चाहे ड्रीम फोक्स, चाहे जुबिलिएंट फूडवर्क्स, तीनों मेरे पास हैं और ड्रीम फोक्स को तो मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ 2030 के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू नंबर 1 ईवी प्लेयर है और जुबिलेंट फूड वैसे भी मार्केट में लीडिंग है ये फास्ट फूड चेन्स में। तो ये थी मेरी एनालिसिस रिज़ल्ट आने से पहले, रिज़ल्ट आने के बाद भी देखेंगे। यही थी रिज़ल्ट आने से पहले, कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, सब्सक्राइबर्स की हमें वैसे भी बहुत आवश्यकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।